आ चुका है टेक्नोवेस्ट चैनल का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वीडियो। जी हाँ, हमारे रिव्यूज जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और हम एकदम डिटेल में टेस्ट करते हैं, अपनी फेयर ओपिनियन देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर फोन जिसका हमने रिव्यू दिया है वो लेने जैसा है या नहीं है, क्या अच्छाई या क्या कमियां, सब रिव्यू में पता चल जाता है। और आज हमारे पास है iQOO Z9S Pro, सब 25,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन आया है और जो प्राइस सेगमेंट पे ये लॉन्च हुआ है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, OnePlus Nord C4, Motorola H50 Fusion, Nothing Phone 2a और भी बहुत सारे। तो क्या उनके बीच में ये compete कर पाएगा, स्टैंड आउट करता नहीं करता है, डिटेल में आज सब कुछ बताएंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियोस रिव्यूज पसंद आते हैं, हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए हमारे वीडियोस को और कमेंट करके बताइए कि आपको iQOO Z9S Pro के बारे में क्या लगता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। यहां पर आपको मिलती है एक काफी इंप्रेसिव डिस्प्ले, 6.77 इंच की फुल एचडी प्लस की एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, जो कर्वनेस है ना वो वैसी नहीं है। अक्सर मोटरोला के फोन्स में जब डिस्प्ले कर्व्ड आते हैं तो वो बहुत छोटे हो जाते हैं, पतले से हो जाते हैं। यहाँ पर फ्लैट जैसा ही आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, उसके अंदर इन्होंने उसको कर्व्ड किया है। तो जब भी आप इस फोन को हाथ में यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ना वो ब्रॉड जैसा फील आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का कर्व्ड फोन है, इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट मिलती है, लेकिन जो फ्रंट टच ओएस है ना वो वैसे स्मूथनेस नहीं देगा, इनका एनिमेशन थोड़ा स्लो है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा स्लो लगता है, देखेंगे स्मूथनेस ओवरऑल बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा स्लो लगता है। फिर इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शंस में जाकर एनिमेशंस को आपको जीरो करना पड़ेगा, जब जाके आपको यहाँ पर थोड़ी स्पीड देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ आपको इसमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, काफी इंप्रेसिव पीक ब्राइटनेस। हमने इसकी विजिबिलिटी इंडोर के साथ साथ आउटडोर में चेक करी और पैनल बहुत बढ़िया था। लेकिन हमने सोचा कि OnePlus Nord C4 और Motorola H50 Fusion से भी कंपेयर करते देखते कि उन्होंने वहां पर डिस्प्ले कैसे दिया है अराउंड सेम प्राइस कैटेगरी में। वहां पर मोटरोला में 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी और OnePlus में 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस। मैंने ऑनेस्टली जब देखा, रियल टाइम एक्सपीरियंस किया, तो मैंने मेजर डिफरेंस नहीं देखा। मतलब इसमें थोड़ा ब्राइटनेस बेटर थी लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं था। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मोटरोला और OnePlus ने अपने फोन्स में काफी अच्छा काम किया है, कम पीक ब्राइटनेस देकर भी बहुत अच्छी उन्होंने यहाँ पर ब्राइटनेस प्रोवाइड करी है। वैसे उसी के साथ इसमें आपको स्कॉच सेंसेशन की डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, स्क्रीन गार्ड भी उन्होंने पहले से लगा कर दिया। इनफैक्ट जो आपको बेजल्स मिलते हैं वो बहुत कम है और सेम मोटरोला और OnePlus ने भी ऐसे ही मेंटेन किया। तो इस प्राइस रेंज पर जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने भी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। अराउंड इसमें आपको 93% से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। बाकी YouTube के ऊपर आपको HDR का सपोर्ट मिलता है, प्राइम वीडियो पर फुल एचडी का, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पर भी आपको HDR का और स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल दोस्तों मैं वन सेंटेंस में कहूं तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से अच्छी है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आपको मिलता है FunTouchOS 14 और Android 14। मैं पहली चीज ये क्लियर कर दूं कि मैं FunTouchOS का इतना वैसे फैन नहीं हूं, बट स्टिल एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो FunTouchOS में इंप्रूवमेंट्स बहुत हुई है। अगर आप उसको पहले से कंपेयर करते और अभी तक देखते तो उन्होंने काफी सारा काम किया है और आपको इसमें 2 साल के ईयरली अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, विच इज गुड नॉट बैड। मतलब Android 16 तक ये फोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसमें काफी सारे ब्लोटवेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। हमने चेक किया था जब फोन आया था आउट ऑफ द बॉक्स, तो फेसबुक, लिंक्डइन, मिंत्रा, फोन पे, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, ये सब कुछ तो थे ही। साथ में हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स भी थे। फिर iQOO के जो ब्राउजर है वो उसके नोटिफिकेशंस आ रहे थे, वी ऐप स्टोर के नोटिफिकेशंस आ रहे थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगता है कि 25,000 की रेंज के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ब्रांड को ये फिक्स्ड करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है कि जब भी आप अपने फोन्स लॉन्च कर रहे हैं या थोड़ा महंगे फोन मिड रेंज या अपर मिड रेंज में, तो एटलीस्ट इन सारी चीज़ों को पहले से डिसेबल्ड करके दे दीजिए। ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं, ये करने से आपके फ़ोन का एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम स्मूथ चलेगा। बाकी इसमें आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर पोस्टर्स वगैरह दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो आप सेटिंग्स में जाके उनको भी हटा सकते हैं, तो लॉक स्क्रीन आपकी एकदम क्लीन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको अगर कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो इसमें स्टॉक डायलर है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवरऑल FunTouch का जो एक्सपीरियंस है वो पहले से इंप्रूव हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि ब्रांड इस पर और भी काम करे। बैटरी की बात करेंगे, 5,500 mAh की आपको बैटरी मिल रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि फोन को मेंटेन किया है उन्होंने, इसकी बिल्ड क्वालिटी को, उसके बाद भी 5,500 mAh की बैटरी दी गई है और आपको 80 वॉट का अडेप्टर जो बॉक्स में दिया है, बहुत अच्छा लगा ये भी कि बॉक्स में ब्रांड दे रही है और iQOO अक्सर देता है। और लगभग 0 to 100% की अगर फुल चार्ज की बात करें तो 45 to 50 मिनट्स लगता है
फुल चार्ज होने के लिए। और अगर बैटरी ड्रेन की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमने इसको सुबह 5:30 बजे के आसपास 100% चार्ज करके 4K वीडियो प्लेबैक फुल ब्राइटनेस के ऊपर लगाकर छोड़ दिया था। और लगभग 4.5 घंटे के बाद जब हमने इसको चेक किया तो 24% बैटरी ड्रेन हुई, यानी कि 76% तक आ गया था, विच वॉज नॉट बैड, गुड। और हमने फिर इसका 9 घंटे तक का कंटिन्यूस स्टैंड बाय चेक किया और सिर्फ 3% ड्रॉप हुआ। तो ओवरऑल जो बैटरी ड्रेन कहां पर आके रुकी, 73% पर, 76 से 73 पर। तो स्टैंड बाय इसका बहुत अच्छा है। और नॉर्मल अगर आप स्ट्रेस भी डालते हैं तो ऑन एवरेज मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दिन इस फोन का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एंड ऑफ द डे आपको खाली चार्ज करना पड़ेगा जब अगर आपने इसको सुबह में चार्ज कर दिया। तो अगर आप एक बार फोन लेकर बाहर निकल रहे, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको पूरे दिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये उतना साथ आपका पूरा दे देगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। अक्सर हम इस प्राइस रेंज पर ये चिपसेट देख रहे हैं और ज्यादातर सभी ब्रांड्स इसका इस्तेमाल नहीं करती। जो ब्रांड को अब लगता है कि अपने फोन में वैल्यू देना है वो ब्रांड करती है, और iQOO उनमें से एक। हमें पता है कि ये परफॉर्मेंस पर ज्यादा टारगेट करती है। ये चिपसेट काफी इंप्रेसिव है, आपको 4 nm पर मिलती है। और बाकी हमने इसका जब एंटुटू स्कोर्स देखा तो वो अराउंड 8 लाख के आसपास था। फिर हमने सोचा कि भाई OnePlus Nord C4 और Motorola H50 Fusion से भी कंपेयर कर लेते। Nord C4 में सेम चिपसेट है तो उसके भी स्कोर अराउंड 8 लाख के आसपास ही थे। लेकिन जो Motorola H50 Fusion है उसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 है और वो अराउंड 5.5 लाख के आसपास। और याद रहे Motorola H50 Fusion जो है वो इनसे थोड़े और कम प्राइस पर मिल जाता है, ऑफर पर तो और अच्छी प्राइस पर मिलता है। फिर भी मैंने सोचा एक जनरल कंपैरिजन देते क्योंकि काफी पॉपुलर फोन्स है ना, तो आप लोगों को बता देते हैं। बाकी इसका जो CPU थ्रॉटल है वो काफी इंप्रेसिव था, 95%। मतलब थ्रॉटलिंग इश्यूज यहां पर नहीं थे। हाँ, लेकिन थोड़ा थर्मल्स में इश्यूज थे। 44 डिग्री हमने मैक्स नोटिस किया था, जो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा फिक्स किया जा सकता है। हाउएवर इसमें VC वेपर चैम्बर कूलिंग दिया गया है। स्टिल मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हीट को थोड़ा और कंट्रोल किया जा सकता है। उसी के साथ आपको LPDDR4X और UFS 2.2 मिलता है। बाकी हमने इसमें UFS स्टोरेज की स्पीड देखी तो क्वाइट डिसेंट लगी, कुड हैव बीन बेटर मैं बोल सकता हूं, क्योंकि iQOO Z9S जो अंडर 20,000 की रेंज में, जिसमें डायमंड सेट 7300 है, इसका ही छोटा वाला भाई है, उसमें 80,000 के ऊपर गया था। ये कहीं ना कहीं मुझे डाउट लगा ऐसा क्यों हुआ। बट स्टिल हमने Nord C4 और Motorola से कंपेयर किया तो उनके भी स्कोर्स इसी के आसपास थे, बस OnePlus ने थोड़ा सा बेटर स्कोर दिया था। और उनकी जो रैंडम रीड और राइट स्पीड थी वो भी वैसे ही थी। हमने इसमें कॉपी पेस्ट करके देखा, मल्टीटास्किंग करके देखा, सब कुछ बढ़िया था। और ज्यादातर जो है इसमें एप्स मेमोरी में भी रहते हैं। हमने ऐप ओपन क्लोज किया, फिर आफ्टर 5 मिनट्स चेक किया, तो रैम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्रांड ने ऑप्टिमाइजेशन किया है और वो बढ़िया है। हमने एक वीडियो रेंडर टेस्ट किया और उसमें भी हमने 6 मिनट के ऊपर फाइल साइज थी, मतलब फाइल ड्यूरेशन था 2.5 GB के ऊपर फाइल साइज थी। इसने सिर्फ 4 मिनट में उसको रेंडर कर दिया और 37 डिग्री मैक्स हीट हुआ। तो रेंडरिंग यहाँ पर काफी अच्छा है, अगर आपको एडिटिंग पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी 3D मार्क में हमने टेस्ट करके थोड़ा और स्ट्रेस डाला, स्कोर्स अच्छे थे, नॉट बैड। बाकी इसमें बैटरी भी इतना ज्यादा ड्रेन नहीं हुई, टेम्परेचर भी कंट्रोल था और जो FPS था वो बढ़िया था, 22 से 41 FPS। गेमिंग की बात कर ले तो हमने इसमें BGMI चेक किया तो मैक्स आपको एक्सट्रीम ऑप्शन देता है, यानी कि 60 FPS का आपको सपोर्ट मिलता है, तो आप उसमें थोड़ा मजा ले सकते हैं। 90 FPS अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं था। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी चेक किया तो वेरी हाई और मैक्स पे आप सेट करके खेल सकते हैं। और हमने जेंशिन इंपैक्ट थोड़ा स्ट्रेस के लिए टेस्ट किया, आधा घंटा कंटिन्यूसली प्लेबैक किया और उसमें कॉन्स्टेंटली 59 से 60 FPS का हमें यहाँ पर फ्रेम रेट्स दिखाई दिया। तो ओवरऑल जनरली मैं यही कहूंगा कि चिपसेट काफी अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रही है, डे टू डे के टास्क का बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा और एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं नॉर्मल टेस्ट के अलावा तो कहीं ना कहीं ये हीट होता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल आपको प्राइमरी सेंसर है। इसमें सोनी IMX882 लगा हुआ है, जिसमें ब्रांड ने OIS भी दिया है और आपको एक अल्ट्रावाइड सेंसर भी मिलता है। साथ ही साथ मैक्स 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर मैक्स फुल HD 30 FPS। बहुत सारी ब्रांड्स आजकल ना सेल्फी में 4K नहीं देती, वो मोटोरोला और सैमसंग आजकल कर रहे हैं, बट यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। और सबसे पहले स्लो मोशन की बात करें तो 240 FPS पे आपको स्लो मोशन मिलता है 720p पे। अगर आपको निकालना है तो आप अच्छे डिसेंट क्वालिटी के स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। और उसी के साथ कैमरे के कुछ फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट में आपको 1x 2x मिलता है, आपको डुअल व्यू है, सुपर मून है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा ब्रांड ने जो वो दिया जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब पहले यहाँ पर मैं ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करता हूँ डे में, तो फोटो क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है। मतलब अगर आप डायनामिक रेंज देखते हैं, एज डिटेक्शन देखते हैं, फेस टोन देखते हैं, फेस स्किन टोन जिसको हम बोलते हैं, ये सब कुछ मेंटेन किया गया, नेचुरल है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कहूँगा कि ब्रांड ने काम किया है। मैं आपको नॉर्मल भी दिखा रहा हूँ और जूम भी दिखा रहा हूँ, 1x 2x
दोनों देख सकते हैं, तो अच्छा है प्राइस के हिसाब से। फिर हमने सोचा कि इसको OnePlus Nord C4 और Motorola H50 Fusion जो इनके पॉपुलर कॉम्पिटिटर है उससे कंपेयर करके देखते हैं। तो एक फोटो हमने लगाया यहाँ पर पोर्ट्रेट, और यहाँ पर मुझे OnePlus और iQOO नॉर्मल लगे, नेचुरल लगे, सही लगे। Motorola अच्छा था बट थोड़ा ज़्यादा वार्म हो गया था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी iQOO के हम नॉर्मल डे फोटोज़ की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, डायनामिक रेंज अच्छा है, शार्पनेस अच्छी है। इनफैक्ट अगर आप ये मूविंग बस देखते हैं, ये बस लेफ्ट मार रही है, टर्न कर रही है और उसको उसने कैप्चर कर लिया, मतलब वो मूविंग बस थी और उसके बाद कैप्चर करने के बाद जब हमने जूम करके चेक किया तो बस के ऊपर जो डिटेल्स थी वो दिखाई दे रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर नोटिस किया, जो इसमें आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने 0.6, 1x और 2x ये 3 अलग अलग तरीके से फोटोज लिया था, अल्ट्रा वाइड में भी लिया था, 1x और 2x में। तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर शिफ्टिंग था अगर डे की यहाँ पर बात करते हैं। बाकी डे जूम फोटोज की बात करें तो आपको 10x ऑप्शन मिलता है मैक्स, तो मैं आपको नॉर्मल से 10x वाला फोटो भी दिखा रहा हूं, जबकि इसमें टेलीफोटो सेंसर नहीं है बट स्टिल डिजिटली इसने काफी अच्छे से काम किया और पिक्चर क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी निकल कर आई थी। डे सेल्फी पोर्ट्रेट देखते हैं तो यहाँ पर आपको बढ़िया फोटोज मिलते हैं, शार्पनेस अच्छी है, बट एज डिटेक्शन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेटर हो सकती है। मैंने 2 फोटोज में यहाँ पर नोटिस किया था, आप देख सकते हैं कानों के पास और चिन के पास जो एज डिटेक्शन है ज्यादा बोके होने से वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। बाकी आपको डायनामिक रेंज अगर देखा जाए तो वो अच्छा मिलता है। हमने OnePlus Nord C4 Motorola H50 Fusion से भी सेल्फी कंपेयर किया तो OnePlus की और iQOO की दोनों की शार्पनेस वगैरह मुझे अच्छी लगी। इनफैक्ट Motorola भी अच्छा था बट Motorola थोड़ा ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज दिया, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो इन तीनों में मुझे अगर सेल्फी की बात करें तो तीनों बहुत अच्छी थी बट Motorola थोड़ा सा बेटर था। वीडियो की बात करेंगे तो स्टेबलाइजेशन यहाँ पर रियर में बहुत अच्छी है, आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, शार्पनेस अच्छी है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। फ्लिकरिंग वगैरह हमने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। और अगर वीडियो जूम देखते हैं, अगर आपको वीडियो में जूम करना है तो आपको अप टू 10x जूम मिलता है और उसकी भी क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो अच्छी है। और अगर सेल्फी वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे स्टेबलाइजेशन अच्छी है, इनफैक्ट डायनामिक रेंज और क्वालिटी, हालांकि थोड़ा सा क्लाउडी एनवायरमेंट था उसके बाद भी यहाँ पर काम अच्छा किया गया है। नाइट नॉर्मल फोटोज की बात करते हैं तो ओवरऑल अच्छी फोटोज है, थोड़ा ब्राइट है, इनफैक्ट शार्पनेस भी अच्छी है, नॉट बैड, बट कहीं ना कहीं घोस्टिंग आ जाती है। जैसे कि ये स्टैचू के पीछे अगर आप देखोगे स्काई में आपको लगेगा कि वो स्पेसशिप है एलियन की, लेकिन वैसा नहीं। ये घोस्टिंग है जो हमने यहाँ पर नोटिस किया। ये कभी कभी लेंस से जो लाइट्स टकराती है ना, ये उसके हिसाब से भी ये घोस्टिंग आ जाती है, जो यहाँ पर हमने एक्चुअली में नोटिस किया था। उसी के साथ जो फ्लैर्स थे वो डिसेंटली कंट्रोल्ड थे, मतलब ये थोड़े और भी बेटर हो सकते हैं, मैं इतना कहूँगा। और अगर नाइट में अगर तीनों सेंसर से अगर फोटो जब हमने लिया था 0.6, 1x और 2x, तो तीनों में हमने कलर शिफ्टिंग देखा, अल्ट्रा वाइड में भी देखा, 1x में भी देखा, 2x, तीनों अलग अलग लग रहे थे। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिक्स किया जा सकता है। ह्यूमन पोर्ट्रेट नाइट में देखेंगे तो ऑनेस्टली काफी अच्छे फोटोज यहाँ पर निकल कर आए थे। 1x 2x के फोटोज में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थे, बुके अच्छा है, क्लैरिटी अच्छी है। फिर हमने Nord C4 और H50 Fusion से कंपेयर किया ह्यूमन पोर्ट्रेट नाइट के, तो अच्छे थे, तीनों अच्छे थे, बट Motorola यहाँ पर थोड़ा वार्म हो चुका था। नाइट सेल्फी फोटोज देखते हैं तो आप देखेंगे पोर्ट्रेट शॉट्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट नाइट में एज डिटेक्शन वैसे मैंने थोड़ा अच्छा नोटिस किया था, डे में इश्यूज था लेकिन नाइट में इतना प्रॉब्लम नहीं था। हमने OnePlus और Motorola से कंपेयर किया तो यहाँ पर Motorola वार्म हो चुका था, OnePlus भी थोड़ा सा वार्म था, लेकिन iQOO का कॉन्ट्रास्ट और नेचुरलिटी जो थी वो दोनों से मुझे अच्छी लगी थी। नाइट रियर वीडियो देखते तो यहाँ पर आपको गुड स्टेबलाइजेशन मिलती है, लाइटनिंग अच्छी है, बट थोड़ा सा घोस्टिंग कहीं ना कहीं दिख जाता है। हावेवर नाइट में फोन्स वैसे बजट मिड रेंज में देखा जाए तो स्ट्रगल करती है, बट यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है। और सेल्फी वीडियो देखते हो तो सेल्फी वीडियो भी अच्छी है, स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है। और एक टिप देता हूं, अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो आप इस फोन से नाइट में अच्छे सेल्फी वीडियोस निकाल सकते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से, और इसमें अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। कैमरा का लेआउट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। वैसे भी Motorola H50 Fusion, OnePlus Nord C4 भी अराउंड कुछ वैसे ही। हाँ, Motorola हमें वीगन लेदर का ऑप्शन देता है तो वो आप उसमें अपने हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्म फैक्टर बहुत अच्छा है कंसिडरिंग इसमें काफी बड़ी आपको बैटरी मिलती है। उसके बाद भी 7.49 mm की थिकनेस और 190 ग्राम्स का है। पीछे से भी थोड़ा सा कर्व्ड है, होल्ड करने पर आपको ग्रिप बहुत अच्छा मिलता है। इन हैंड फील इसका काफी अच्छा है। आपको IP64 की रेटिंग्स मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको डुअल स्पीकर्स है, स्पीकर की क्वालिटी मैं आपको भी बता देता हूं। तो
ओके, बेस डिसेंट इनफ है, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम अगर आप कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसमें अप टू 300% वॉल्यूम है, अगर आप 100 पर सेट करके इस्तेमाल करेंगे तो बेस आपको बढ़िया मिलेगा, लेकिन लाउडनेस यहाँ पर क्वाइट इंप्रेसिव है। बाकी आपको इसमें डुअल माइक दिया गया है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फास्ट है और रिस्पॉन्सिव है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G सपोर्ट करता है, दोनों सिम में 5G का सपोर्ट है, हमने चेक किया। इनफैक्ट नेटवर्क ड्रॉप्स के ज़्यादा इश्यूज नहीं थे, जहाँ पर हम रहते टावर की कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं, हाँ कभी कभी हो जाता है। कॉन्स्टेंटली 5G नेटवर्क शो करता है, और साथ ही साथ हमने डाउनलोड्स करके देखा 5G नेटवर्क पर तो बढ़िया था। उसी के साथ आपको 8 5G बैंड्स भी दिए गए, जो मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स है वो सपोर्ट करता है। वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, आपको वाइडबैंड L1 है, कैमरा 2 API और सारे सेंसर्स का सपोर्ट है, बट इसमें NFC आपको नहीं मिलता है। अब जाते रहते बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की, तो जो भी अच्छा बुरा था इस फोन के बारे में डिटेल में टेस्ट करके आपको सब कुछ बता दिया है। और प्राइसिंग की बात करें तो ये 25,000 से स्टार्ट होता है, 8,128, फिर इसके ऊपर आपको एक 8,256 है और एक 12,256 है, और लगभग ब्रांड 3,000 तक ऑफ भी दे रही है। तो जिनके पास अगर कार्ड्स है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इसको काफी कम प्राइस पर ले सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे ज्यादातर उन लोगों के लिए जिनके पास कार्ड्स नहीं है, तो ये आपको 25,000 पर ही मिलता है। और अगर इस प्राइस रेंज पर अगर हम कंपटीशन देखते हैं, जैसे कि नथिंग फोन 2A है, OnePlus Nord C4 है, Motorola Edge 50 Fusion है, जबकि वो थोड़े और कम प्राइस पर भी आपको मिल जाते हैं इसी की तरह। तो मेरे हिसाब से सभी फोन्स अच्छे हैं, उनके बीच में ये भी बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटर है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो फोन ज़्यादा अच्छे, ये फोन उतना अच्छा नहीं है तो आपको इसको स्किप करना चाहिए, उनको चूज करना चाहिए, नहीं। मैं यही कहूँगा कि ये बढ़िया कॉम्पिटिटर, और हमेशा ऐसे ही हुआ है कि जब भी iQOO ने अपने फोन्स लॉन्च किए, जिस प्राइस पर भी वो लॉन्च करता है, वो किसी ना किसी को तो कम्पीट करता है और लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि नहीं हमारा फोन अच्छा है, सामने वाला का मत लीजिए, हमारा लीजिए। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है कि iQOO ने कुछ अच्छा काम किया है 25,000 की रेंज में, जो कि कम्पीट करता है। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ डेफिनेटली ये फोन 25,000 पर काफ़ी इंप्रेसिव फोन है, और बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ पर ब्रांड अपडेट से फिक्स कर सकती है। तो बस उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ सही हो जाए। ओवरऑल दोस्तों, आपको इसके बारे में कुछ कहना है या और कुछ कंपेरिजन्स देखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, वो आपके लिए ज़रूर करेंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।